आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। सबसे पहले चंद एक डेफिनेशंस हैं। डिफाइन रेशो। रेशो बेसिकली एक रिलेशन बताती है और सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान बताती है। दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बताती है, और अगर ए और बी दो नंबर हों तो उनके दरमियान रेशो को ए रेशो बी लिखा जाता है। सपोज़ अगर वेट की बात हो रही है तो दो ऐसी चीज़ के दरमियान वो रिलेशन बताएगा जो दोनों वेट वाली हैं। सपोज़ हमारे पास अगर एक मिल्क है, दूध है, तो उधर 1 लीटर है तो उधर भी लीटर के हिसाब से ही होगा। उनके दरमियान बताएगा कि एक बर्तन के अंदर 3 लीटर है तो दूसरे के अंदर 2 लीटर है, तो 3:2 बन जाएगी। एक रेशो बन जाएगी कि उसके अंदर इतने लीटर आ रहा है, इतने लीटर आ रहा है। या एज के अगर अगेंस्ट करेंगे, एज है, एक बंदे की इतनी एज है, दूसरे की इतनी एज है, मतलब दो सेम चीज़ों के दरमियान मुआवजे का नाम रेशो है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोपोर्शन। अ रिलेशन बिटवीन टू रेशो। रेशो क्या थी? दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन। और प्रोपोर्शन क्या है? दो रेशो के दरमियान अगर हम रिलेशन को देखेंगे तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इसको इस तरह लिखा जाता है ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। ये रेशो वाली साइन है, ये याद रखना है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, और सेंटर में अगर आप 4 डॉट लगा दें तो वो भी रेशो ही बनता है। इक्वल की जगह अगर हम 4 डॉट लगाएंगे तो वो प्रोपोर्शन का साइन होता है। दो रेशोज़ लेनी है, उनके दरमियान में अगर हम इक्वल लिख दें तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन ये होता है कि अगर कोई एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशंस हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज़ related in such a way that if one increase other also increase, or if one decrease other also decrease, then it is called direct variation। एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ जाए या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इन्वर्स। ही उसकी उलट होगी। अगर एक कोई क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी उसके अगेंस्ट वो कम होगी। अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी रेसिप्रोकल के तौर पे, वो इन्वर्स के तौर पे चलेगी, तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्स वेरिएशन। इफ़ टू क्वांटिटीज रिलेटेड इन सच अ वे दैट इफ़ वन इंक्रीज देन अदर डिक्रीज, और वन डिक्रीज देन अदर इंक्रीज, देन इट इज़ कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमने इस चैप्टर की सिर्फ 4 ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। दो नंबर गिवन है तो उसकी थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमने क्या करना है? जो थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी है उसको लेट कर लेना कि वो एक्स है। ये चीज़ आपने साथ लाजमी लिखनी है। लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। जो सेकंड वाली वैल्यू होगी उसको हमने क्या करना है? 2 टाइम रिपीट कर देना। 4, और इसकी जगह पे मैंने कहा था इक्वल भी लिख सकते हैं और 4 डॉट भी लगा सकते हैं। 1 मिनट। 4। अब देखो x, ये चीज़ तो हमारे पास पहले ही है। 28:4 प्रोपोर्शन 4:x। जो ये लास्ट वाली टर्म है ये हमने लेट किया है कि ये थर्ड प्रोपोर्शन है। देखो इनमें से कोई भी जो हमने कोई नई चीज़ ऐड नहीं की, वही दो है। एक जो सेकंड वाली टर्म को हमने रिपीट किया है, तो उसके बाद जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसको हमने लेट कर लिया कि वो x है। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे करना है। और इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। ये हमारे पास फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मतलब अंदर वालों का अगर हम प्रोडक्ट करें वो इक्वल होता है लास्ट दो का। तो सेंटर में बन रहा था हमारे पास इस तरह की थी 28:4 प्रोपोर्शन 4:x। तो ये दो मीन का मतलब में अंदर वाले, और ये एक्सट्रीम एक्स्ट्रा बाहर वाले।
तो प्रोडक्ट ऑफ मीन अंदर वालों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 बनेगा, और लास्ट दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 28 मल्टीप्लाई बाई एक्स। 4 4 ज़र 16 होता है, और 28 को x के साथ करेंगे तो x 28x ही आएगा। अब 28 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। दोनों को देखा जाए तो ये 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 4 4 ज़र 16 होता है और 4 7 ज़र 28 होता है, तो 4/7 x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है, उसका भी थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, 6 और 12। मैंने कहा था जो सेकंड वाले को 2 टाइम रिपीट करके लिख देना है, 6/12 प्रोपोर्शन 12 रेशियो। जो थर्ड होगी जिसको हमने फाइंड करना है उसको लेट करना है, ये सब में आपने स्टेटमेंट लिखनी है, लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। जब दो गिवन होंगी, थर्ड फाइंड करना है तो दूसरे वाले को 2 टाइम रिपीट करके लिखना होता है, और थर्ड को लेट कर लेना है कि वह एक्स है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन का मतलब ये जो अंदर वाले हैं इसमें हैं, तो ये जो अंदर वालों को मल्टीप्लाई करें वो इक्वल होता है लास्ट दो के। तो सब में ऐसे ही करना, सेंटर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू लास्ट दोनों मल्टीप्लाई। तो उसके बाद 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम क्वेश्चन ये 3 भी करना है, और 4 वाला क्वेश्चन भी सेम ही करना है। लेट कर लेना है कि जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो एक्स है, और लास्ट को 2 टाइम रिपीट करना है। फिर क्या करना है, अंदर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। सेम ऐसे ही है ये क्वेश्चन, अगर कहते हैं तो रिपीट कर देते हैं कैसे करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन हमारे पास आ रहा है a माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू एक्सट्रीम हमारे पास आ रहा है a² माइनस बी², एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a² माइनस बी² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a² माइनस बी², जो कि एक दफ़ा प्लस में लिखा जाता है, एक दफ़ा माइनस में लिखा जाता है। तो जो माइनस वाली वैल्यू आपस में कैंसिल होगी, ऊपर भी माइनस है और नीचे प्लस है, तो इसलिए ये कट नहीं रहा। जो सेम वैल्यू वो तो कट गई थी, तो ऊपर क्या बचा a माइनस बी, और नीचे क्या बचा a प्लस बी होना था। इधर a प्लस बी कर लीजिएगा, इसमें अगर मिस्टेक है तो a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। If W inversely proportional to 1/v² and W is equal to 2, V is equal to 3। W की वैल्यू भी गिवन है और V की वैल्यू भी गिवन है। एक बात और याद रखनी है, डायरेक्ट में क्या होगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है, ये इस चीज़ की डिसाइड नहीं करता कि ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। जब कोई भी चीज़ सामने आएगी तो वो डायरेक्ट है, जब भी बटे के नीचे आएगी तो वो इन्वर्स है। अब यहाँ से जो W है ये V के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नीचे वाले X के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी कोई चीज़ बटे में आएगी तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो चीज़ सामने आएगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट किया, ये दोनों वैल्यू वैसे की वैसे रख दी। तो करना क्या है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, वो हमने के लगा दिया। के जब ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के 1 ज़र के ही रहेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब W के वैल्यू उन्होंने खुद बताई है कि वो 2 है, वो पुट कर दिया, और नीचे V की वैल्यू भी उन्होंने 3 बताई है, तो 3 का स्क्वायर बन गया। अब 3 का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो 9 बनता है, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह हमें k की वैल्यू मिलेगी 18। अब k की वैल्यू जो भी मिलेगी, जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी उसके अंदर हमने पुट करनी है, तो k की जगह पे हमने 18 रख दिया, बस ये हमारा आंसर है। सेम क्वेश्चन है, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड y इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 3। दो केस बताए गए हैं कि y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है, और अदर केस में वो कहता है x की वैल्यू फाइंड करो जब y की वैल्यू 24 हो। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रिपीट करना है, उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम के लगाते हैं। तो पहले वाली जगह पे पहली वाली वैल्यू पुट करनी, y इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे और x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 ज़र 12, के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू हमने हमेशा कहाँ पे पुट करनी है, ओरिजिनल इक्वेशन जो बनाई है, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं उसके बाद के लगाते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करना। अब के की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर देनी है, वेट अ लिटिल,
जी, तो यहाँ पे हमने के की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास 12 थी और नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि एक्स फाइंड करो अगर वाई की वैल्यू 24 हो, तो वाई की जगह पे 24 भी पुट कर दिया। तो एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, अब 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो एक्स की वैल्यू 1/2 हमें मिल गई। इसमें करना क्या है, पहले फर्स्ट वैल्यूज़ को पुट करके कांस्टेंट निकालना है, फिर कांस्टेंट की वैल्यू और जो गिवन वैल्यू वाई है दोनों को पुट करके एक्स की वैल्यू निकालनी। एक और क्वेश्चन है, ए डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है। सबसे पहले तो ए और बी की वैल्यू पुट करके हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर नेक्स्ट केस देखेंगे। ए इज़ इक्वल टू, जब इक्वल लगाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट के आ गया ओवर बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू पहले वाली 3 पुट करेंगे, बी की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 इधर डिवाइड हो रहा है, 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 3 ज़ा 48 होता है, तो ये के की वैल्यू आ गई 48। अब के की वैल्यू भी 1 में पुट करेंगे और जो चीज़ उन्होंने बी की वैल्यू गिवन है वो भी पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमें खुद ब खुद मिल जाएगी। अब ए इज़ इक्वल टू के की जगह पे 48 वो हमने फाइंड किया है, ओवर बी स्क्वायर, बी की जगह पे बी इज़ इक्वल टू 8 उन्होंने खुद बताया। वैल्यू पुट की, 8 का जब स्क्वायर लेंगे तो 64 बनेगा। तो 48 को 64 पे डिवाइड करेंगे, तो दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे जी, 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 6 ज़र 48 और 8 8 ज़र 64, और फिर 3 पे 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, किसी भी तरह सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4। साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो डायरेक्ट इसके बाद ये वो वैल्यू बता देगा। अब हमने क्या करना है, पहले तो हम पहला क्वेश्चन था कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, फिर क्वेश्चन हमने किया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, उसके बाद के की वैल्यू फाइंड करके फिर पुट करते थे, अननोन की वैल्यू फाइंड करते थे। अब है फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। जब फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड करना होगा तो 3 वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी और 4 को हमने लेट कर लेना है कि कोई भी कर सकते हैं, लेट ए बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक हो गया, लेट ए बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। 3 तो ऑलरेडी गिवन है, 3 की 3 वैसे ही लिख देनी है, किसी को भी रिपीट नहीं करना। 4 की जगह पे आप ए भी लिख सकते हो, वाई भी लेट कर सकते हो, जी जो आपको बेहतर लगे वही कर सकते हैं। 4x की पावर 4 रेशो 2x क्यूब, सेम ऊपर वाली नीचे आ रही हैं। रेशो प्रोपोर्शन 18x की पावर 5, रेशो जो हमने लेट किया 4 प्रोपोर्शन ए। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, सेंटर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें वो इक्वल होता है लास्ट दोनों के मल्टीपल के। सेम ऐसे ही किया, 2x क्यूब इसको मल्टीप्लाई किया 18x की पावर 5 के साथ इज इक्वल टू, फर्स्ट था हमारे पास 4x की पावर 4 और लास्ट था 8। ऊपर मैंने वो निशान भी बनाए हुए हैं ताकि समझ जल्दी आ जाए। तो 2 को जब 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 18 ज़र 36, x की पावर 3 है और x की पावर 5 है, तो बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, 3 + 5 करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 4x की पावर 4 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a वैसा का वैसे साथ आ जाएगा। हमने चूँकि a की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ जो भी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है लेफ़्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। अब ऊपर 36 है, नीचे 4 है, दोनों 4 की टेबल पे जा रहे हैं, 4 1 ज़र 4, 4 9 ज़र 36, और ऊपर x की पावर 8 है, नीचे x की पावर 4 है, तो 8 में से 4 को निकालेंगे तो पीछे 4 बचेगा। या इन अदर केस x की पावर 8 है, नीचे वाला 4 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 8 में से 4 निकालेंगे तो 4, तो x की पावर 4 इस तरह भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करनी है 5 8 15, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। पिछले क्वेश्चन में x को लेट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सारी की सारी वैल्यूज़ x में आ रही थी, हमने कोई डिफरेंट नंबर a ले लिया था। इसमें सारे कांस्टेंट आ रहे हैं तो आप किसी को भी लेट कर सकते हैं। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन।
तो जो 3 दिए होंगे उनको तो आपने वैसे ही लिख लेना है 5:8 प्रोपोर्शन 15, और जो फोर्थ होगा उसकी जगह पे लेट एक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, अंदर वालों को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होता है, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करने के। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 5। 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 ज़र 120 इज इक्वल टू 5x। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 5 1 ज़र 5 5 24 ज़र 120 होता है, तो x इज इक्वल टू 24। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशियोज 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। वो खुद भी बता रहे हैं कि p की वैल्यू को फाइंड करो अगर ये वाली रेशो और ये वाली रेशो आपस में इक्वल हों। तो हम क्या करेंगे, सेम इक्वल लिख देंगे। 2p + 5 रेशो 3p + 4 इज़ इक्वल टू, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि ये इक्वल है, इज़ इक्वल टू 3:4। हम क्या करेंगे, रेशो का मतलब ये भी होता है कि डिवाइड करना। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है a:b, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a:b। रेशो का मतलब डिवाइड ही होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। ओके, तो सबसे पहले क्या किया, 2p + 5 रेशो की जगह पे डिवाइड वाला साइन यूज़ कर लिया। 3p + 4 इज़ इक्वल टू 3/4, क्योंकि रेशो को डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जब भी इस तरह की फॉर्म बनती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है। 4 मल्टीप्लाई होगा 2p + 5 के साथ इज़ इक्वल टू 3p + 4 उधर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़र 8p। 4 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 20 इज़ इक्वल टू 3 को जब 3p के साथ किया तो 3 3 ज़र 9p + 3 4 ज़र 12 20। अब ये जो 12 है ये छोटा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, और इस साइड पे 9p आ रहा है, इधर 8p है, तो 8p इधर आके माइनस हो जाएगा। छोटी वैल्यू बड़ी के पास जाती है। 20 - 12 इज़ इक्वल टू 9p, ये वाला 8p उधर जाके माइनस। ये ज़रूरी नहीं है कि छोटी वैल्यू बड़ी के पास जाए, बड़ी छोटी के पास भी आ जाए तो एंड पे फिर भी आंसर ठीक ही आता है, लेकिन बेहतर ये है कि छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के पास लेके जाए। 20 में से 12 को निकालेंगे तो 8 बचेगा, इज़ इक्वल टू 9p में से 8p को निकालेंगे तो p बचेगा। इस तरह हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, p इज़ इक्वल टू 8। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इफ़ द रेशो 3x + 1 रेशो 6 + 4x एंड 2:5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उन्होंने खुद बताया पहले p की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब हमने फाइंड करना है कि x की वैल्यू को फाइंड करो अगर दो रेशो आपस में इक्वल हों। तो इक्वल का मतलब ये है कि वो प्रोपोर्शन बन रही हैं। 3x + 1 सोल्यूशन में देखेंगे तो 3x + 1 रेशो 6 + 4x इज़ इक्वल टू 2:5। तो रेशो का मतलब डिवाइड वाली फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, 5 लेफ़्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला 6 + 4x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़र 15 साथ x है, + 5 1 ज़र 5 है, इज़ इक्वल टू 2 6 ज़र 12 + 2 4 ज़र 8x। अब देखेंगे तो 15x और 8x इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 5 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 15 में से 8x को निकालेंगे तो 7x बचेगा, उधर 12 में से 5 को निकालेंगे तो वो भी 7 बचेगा। अब 7 7 के साथ इधर ही कैंसिल किया जा सकता है, 7 7 के साथ इधर भी कैंसिल किया जा सकता है, और या अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 ज़र 7 7 1 ज़र 7, x इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देख, तो इतना ही हमने करना था चैप्टर नंबर 3 का, हमने इतना ही करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा।